स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्लास 10 मैथ का आपका पार्ट 3 लेक्चर है और आपका चैप्टर है 1.2। लेकिन पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका यदि आप फैक्टर करेंगे तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी एक और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर्स बनते हैं, वो कट सकती हैं। कहने का मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं। जैसे अब यदि हम बात करें कि 9, तो 9 देखिए एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे तो एक और 9 के अलावा भी और भी फैक्टर्स आएंगे। तो समझ रहे हैं आप लोग कि क्या है भाज्य संख्या? जैसे 15 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स केवल 2 नंबर्स बनते हैं, 2 डिजिट। एक तो एक बनेगा और एक स्वयं वह संख्या बनेगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम बात कर लें तो 7 हो सकता है, 7 3। देखिए 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी भी है और साथ में सम भी है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और साथ में सम, यानी एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। बाकी सभी आप इससे बड़ी सम संख्याएं देखेंगे तो सब भाज्य में आएंगी। ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा यदि हम बात करें क्या है फंडामेंटल थ्योरम, तो फंडामेंटल थ्योरम इन्हीं भाज्य और अभाज्य पर आधारित है। देखिए, जो प्रत्येक भाज्य संख्याएं होती हैं, यदि आप उनका अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसको लिखना चाहेंगे, व्यक्त करेंगे, तो यह गुणनखंडन जो होगा अभाज्य गुणनखंडन के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को यदि अभाज्य गुणनफल के रूप में आप व्यक्त करेंगे तो ये जो गुणनखंडन होगा एक अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के रूप में अद्वितीय होता है ना स्टूडेंट्स? तो जैसे देखिए 18 को आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 66 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 11। तो ये क्या है? ये 18 का फैक्टर आपने किया तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते 2, इसको लिखना चाहें तो 2 के घाते 1 2 3 4, 2 घाते 4। इसको यदि आप लिखना चाहें 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रॉन्ग है। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, तो केवल इतना ही आएगा, यानी 2 के घाते 3 गुणे 3 आप लिख सकते हैं इसको। इसमें तो वही चीज़ इसमें आप घात के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अद्वितीय कहने का मतलब क्या है? जैसे 2 है तो यह एक अद्वितीय टर्म्स है, उसी तरह 3 है, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो कहने का मतलब यही है कि अभाज्य गुणनखंड जो किसी भी भाज्य संख्या का भाज्य संख्या के यदि आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आएगा। अब एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है तो 140 का आप फैक्टर कर सकते हैं, ये आपने पीछे भी सीखा हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ लास्ट में 0 है, 2 से कटना ही कटना है, तो 2 से हमने कट कर दिया। फिर 2 से 35 बार में 1 कटा, फिर 5 से 7 बार में कटा, फिर 7 से 1 बार में, 2 से इसको 2 7 14 0, 35 दूनी 70, 5 7 35 7। अब क्या करना है? 140 इक्वल टू लिख देना है इसको मल्टीपल के रूप में, गुणे के रूप में। अब जितनी बार 2 है 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। उसी तरह आप 156 को कर सकते हैं। 156 इस तरह से दिया हुआ है तो इसका फैक्टराइजेशन करके आप कर सकते हैं। ओके,
अब बाकी जो बच रहे हैं वो आप लोग अपने से करिएगा। पहले क्वेश्चन में ये आपका है 3825, 5005, 7429, इसे आप लोग अपने से करिएगा, बहुत कठिन है नहीं, यदि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। आप लोग इसे पहले भी पढ़ चुके हो कि संख्याओं का गुणन बराबर है ना, संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 26 का फैक्टर किए, 2 बार 2 से कटे 13 बार में कट गया, फिर 13 इकाई 13। अब 91 को 7 से कट किया, 13 बार में कट गया, फिर 13 इकाई 13। हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो जब हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम देखते हैं कॉमन, देखिए एक कॉमन आ रहा है ना 13 दोनों में, तो यही जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा एचसीएफ। अब यदि हम एलसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसे आप नोट कर लीजिए, कॉमन फैक्टर को नोट किया, बाकी जितने टर्म्स बचते हैं उनको मल्टीपल के रूप में लिख लीजिए, 13 गुणे 2 गुणे 7 यही बचे थे और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या होगा एलसीएम। अब यदि आपको चेक करना है जो क्वेश्चन कह रहा था सत्यापित करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमने संख्या 26 और 91 दी हुई थी, इनका गुणा कर लिया और एचसीएफ हमारा आया 13, एलसीएम आया 182, इनका अपन गुणा कर लिया, इनका गुणा करने पर इतना आया और इनका गुणा करने पर इतना, दोनों क्या हैं इक्वल है, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है इक्वल है। तो इस तरह से जो हमने जांच किया वो सही पाया गया, ठीक है। उसी प्रकार आप बाकी के सवाल कर सकते हैं, जैसे 510 और 92 है, 336 और 54 है, तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर मैंने किया हुआ है तो इसे इसका, तो 510 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार आएगा, 2 घाते 2 गुणे 23। देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम मिनिमम घात कामन देखते हैं, मैक्सिमम घात कामन नहीं, मिनिमम घात कामन। देखिए मिनिमम घात कामन है ये 2, तो यही क्या हो जाएगा मस। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो मैक्सिमम कामन घात देखते हैं, तो मैक्सिमम कामन घात यही है अधिकतम, 2 घाते 2। अब ये नहीं कि 2 दोबारा लिख देंगे, हमने मैक्सिमम कामन ले लिया पहले से, बाकी जो टर्म्स बचे उसे ले लेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई क्या होगा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21, सेम वही प्रोसेस पहले की तरह। पहले क्या करेंगे, 12, 15, 21 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 घाते 2 गुणे 3। फिर 15 को आप क्या कर सकते हैं 3 गुणे 5। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो वही प्रोसेस मस के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम घात कामन देखेंगे, तो देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, ये क्या हो गया मस। अब एलसीएम के लिए मैक्सिमम घात पहले देखी जाएगी कामन, तो है कुछ भी नहीं, तो 3 यही कामन दिख रहा है, तो 3 हमने ले लिया, बाकी जितने टर्म्स बचे 2 घाते 2 बचा, 5 बचा यहाँ से और यहाँ 7 बचा, हमने सबको 2 दूना 4 हो गया, सबका मल्टीप्लाई किया 420। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया 12, 15 और 21 का मस और लस। ये सेकेंड थर्ड आप लोग करिएगा अपने से। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306, 657 का दिया हुआ है 9 और एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल है, फार्मूला आपको पता ही है, संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे लस है। संख्याएं दी हुई हैं, म से दिया हुआ है, लस हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 306 पहली संख्या गुणे 657 दूसरी संख्या बराबर 9 गुणे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणे में है, ये भी गुणा में है, तो ये जब लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड कर दिया हमने। और 9 से 306 को कट करेंगे तो 34 बार में कट जाएगा और गुणे 657 और सबका गुणा कर देंगे तो इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगी तो वह श्योर है 5 से कटेगी, है ना। तो यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 के घाते n का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आना चाहिए। और चूँकि क्या है 6 के पावर n में 5 का आना इम्पॉसिबल है, 5 आएगा ही नहीं। जब 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 6, कहीं 5 नहीं आ रहा है। और जब 5 आ ही नहीं रहा है तो 5 का गुणा जब 2 में होगा तभी ना 0 आएगा। तो 5 आ ही नहीं रहा है, जब 5 नहीं आ रहा है तो इसके फैक्टराइजेशन में या 6 के पावर n में किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0, यानी यह 6 के पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो सवालें हैं 2 सवाल हैं, यदि आपको नहीं आएंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसे भी सॉल्व करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर अगला चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे हम। थैंक्स।